बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टूडेंट, हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 को डिस्कस कर रहे हैं और उसके अंदर जॉइंट स्टॉक कंपनी का हम जो है स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर हम शेयर कैपिटल को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। शेयर कैपिटल के हवाले से हमने जो है सबसे पहले तो उसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था, फिर उसके बाद हमने अथोराइज्ड कैपिटल को डिस्कस किया, इशूड कैपिटल को डिस्कस किया, सब्सक्राइब्ड कैपिटल को, फिर उसके बाद मुख्तलिफ किस्म के जो और कैपिटल्स हैं जिसमें कलेक्टिव कैपिटल, पेड अप कैपिटल, उनको डिस्कस किया, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि स्टॉक को जो है पार वैल्यू जो है उसकी वो क्या होती है, मार्केट वैल्यू वो क्या होती है, ठीक है। और नो पार वैल्यू स्टॉक क्या होता है, इसी तरीके से स्टेटेड वैल्यू स्टॉक जो है उसको भी हमने डिस्कस किया, ठीक है। फिर हमने जो है अपने सेकंड पार्ट के लेक्चर के सेकंड पार्ट के अंदर हमने डिस्कस किया कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स है उसके हवाले से हमने डिस्कस किया कि जिसमें एक कॉमन शेयर को हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और प्रेफर्ड स्टॉक के हवाले से भी हमने थोड़ा सा देखा, ठीक है। पिछले पार्ट के अंदर हमने कॉमन स्टॉक को ज़रा थोड़ा सा कुछ चीज़ों को हमने डिटेल से देखा, जिसके अंदर हमने ये देखा कि कॉमन स्टॉक कॉमन शेयर होता क्या है, और उसके बाद फिर हमने ये देखा कि उसको किस तरीके से इशू किया जाता है, पार वैल्यू के ऊपर कैसे इशू करेंगे, प्रीमियम के ऊपर कैसे इशू करेंगे, और फिर उसके बाद उनकी रिकॉर्डिंग का तरीकाकार हमने वो भी डिस्कस किया, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि उसको अगर हमने डिस्काउंट के ऊपर इशू करें तो वो कैसे करेंगे। फिर हमने ये भी देखा कि अगर फिक्स एसेट्स के बदले में अगर हम कोई शेयर किसी को देते हैं तो वो कैसे देते हैं, उस चीज़ को भी हमने देखा और उसकी रिकॉर्डिंग का भी प्रोसीजर हमने समझा, ठीक है। फिर हमने ये भी देखा कि प्रमोटर्स जो होते हैं, कंपनी को जो प्रमोट करने वाले जो लोग होते हैं, वो अगर उनको हम शेयर जो है वो इशू करें, अपना कॉमन स्टॉक इशू करें, तो वो कैसे करते हैं। अभी जिस पार्ट के अंदर जो है हम अपने लेक्चर के थर्ड पार्ट के अंदर हम जो है प्रेफर्ड स्टॉक को डिस्कस करेंगे कि प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं, और उनकी क्लासिफिकेशन को भी हम थोड़ा सा देखेंगे। देखें स्टूडेंट्स, जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं ये मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों के हवाले से इनकी जो है इनकी क्लासिफिकेशन की जाती है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर उन चीज़ों को ज़्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे। पहले तो हम थोड़ा सा इसकी जो है डेफिनेशन को समझते हैं कि प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। कहते हैं द प्रेफरेंस स्टॉक इशूड हैज़ सम अटैचमेंट विद रिगार्ड टू प्रायोरिटी ऑफ डिविडेंड and also payment of principal amount of preferred stock upon liquidation of the company after other obligations of liabilities are satisfied but before payment to the common stock shareholders, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, देखें प्रेफर के वर्ड से ही आपको पता चलता है कि प्रेफर का मतलब होता है तरजीह देना, ठीक है। तो ये जो इस तरह का जो स्टॉक रखने वाले जो लोग होते हैं उनको हम कॉमन स्टॉक, जो शेयर होल्डर होते हैं, कॉमन स्टॉक रखने वाले जो लोग होते हैं उनके ऊपर हम शेयर होल्डर्स के ऊपर हम जो प्रेफरेंस स्टॉक वाले होते हैं इनको हम तरजीह देते हैं, ठीक है। कि अगर कंपनी कोई लिक्विडेट हो जाए, यानी कि डिसॉल्व हो गए, कंपनी का कोई दिवालिया हो जाए, तो इनको श्योरिटी होती है कि इनको पेमेंट जो है, इनकी प्रिंसिपल अमाउंट जो होती है वो इनको पे की जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर कोई अदर ऑब्लिगेशन जो है, यानी कि अगर वो पे करने के बाद जो है, सबसे पहले हम फिर प्रेफरेंस शेयर वालों को देते हैं और देन जाकर कहीं कॉमन स्टॉक वालों को अगर कोई अमाउंट बच जाए तो फिर वो पे की जाती है, ठीक है। इसी तरीके से डिविडेंड भी अगर जब हम पे करते हैं तो डिविडेंड क्या होता है, कंपनी के अंदर जब कंपनी जो एक प्रॉफिट अर्न करती है उसको हम डिविडेंड का नाम देते हैं। तो डिविडेंड अगर कंपनी कोई डिविडेंड की अगर कोई पेमेंट करे तो उसको भी हम जो है प्रेफरेंस जो स्टॉक रखने वाले जो शेयर होल्डर होते हैं उनको हम तरजीह देते हैं कि इनको डिविडेंड पहले पे किया जाता है, बाद में जो है कॉमन स्टॉक होल्डर्स वालों को पे किया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट वो कहता है द प्रेफरेंस स्टॉक हैज डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस लाइक 15% प्रेफरेंस स्टॉक और 14 रुपीज प्रेफरेंस स्टॉक। अब ये 15% प्रेफरेंस स्टॉक क्या चीज़ है या 14 रुपीज प्रेफरेंस स्टॉक क्या चीज़ है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। कहता है जी द 15% प्रेफरेंस स्टॉक इंश्योर्स दैट if the preferred stock has par value of 100 रुपीज, कि अगर एक शेयर की कीमत जो है वो अगर 100 रुपीज है, 100 रुपया एक शेयर की कीमत है, तो देन 15 रुपीज यानी कि 100 रुपए का जो 15% है वुड बी द अमाउंट ऑफ एनुअल डिविडेंड पेड टू द प्रेफरेंस स्टॉक होल्डर्स। ठीक है, अगर 15% होगा तो 15, अगर 20% या 10% या जितने परसेंट भी वो शेयर होगा, तो इसका मतलब ये है कि उनको इतने परसेंट की गारंटी दी होती है प्रेफरेंस स्टॉक वालों को कि आपको अगर कंपनी को सालाना जो भी डिविडेंड होगा उसमें से 15% तो आपको हर सूरत में मिलेगा ही, चाहे बाज दफ़ा कंपनीज अगर कोई किसी किस्म की कोई और उनको किसी को पेमेंट करने के लिए हो या ना हो, लेकिन इनको 15% ज़रूर मिलेगा। तो ये एक गारंटी होती है। ठीक है, ये 15% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, ये कोई भी फिगर हो सकती है। और ये परसेंटेज के अलावा रुपीज में भी हो सकता है कि 100 रुपए के बदले आपको 15 रुपए मिलेंगे या 100 रुपए के बदले में आपको 14 रुपए मिलेंगे, जैसे यहाँ पे 14 रुपीज लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस चीज को हम कहते हैं प्रेफरेंस 15% प्रेफर्ड स्टॉक। ये 10% प्रेफर्ड स्टॉक भी हो सकता है, 20% भी। ठीक है, अच्छा, अब इसको इशूड करने के हवाले से वो कहता है इशुएंस ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक क्या है। कहता है द प्रेफर्ड स्टॉक मे बी इशूड बाय अ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन साइमल्टेनियसली टू द इशुएंस ऑफ कॉमन स्टॉक। जिस तरीके से कॉमन स्टॉक को इशू किया जाता है, सेम उसी तरीके से उसी पैटर्न पे हम प्रेफरेंस स्टॉक को भी इशू करते हैं। ठीक है, these preferred stock attract the investors to the extent that such stock carry privilege of the dividend at specified rate amount and also priority on payment of the principal amount। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया कि इसके अंदर एक गारंटी होती है, एक उनको श्योरिटी दी जाती है कि आपको स्पेसिफिक अमाउंट या स्पेसिफिक परसेंटेज की शक्ल में वो आपको इतने परसेंट डिविडेंड आपको सालाना मिलेगा। ठीक है, या वो किसी मखसूस पीरियड के बाद भी हो सकता है। दीज प्रेफरेंस स्टॉक कंटेन्स पार और फेस वैल्यू भी हो सकता है। ठीक है, और इसको आप प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हो, डिस्काउंट पे भी हो सकता है। ठीक है, ये सेम वैसे ही उसी तरीके से होता है जैसे हमने कॉमन स्टॉक को देखा था। ठीक है, इसकी तीनों शक्लें यहाँ पर जो है ये कि जैसे एक फर्ज करें 4000 जो शेयर जो हैं वो इशू किए गए हैं, 15% शेयर है यानी कि 15% प्रेफर्ड स्टॉक को इशू किया गया और एक शेयर की कीमत कितनी है, 100 रुपया। ठीक है, और जो पहला इसमें जो केस है उसमें पार वैल्यू के ऊपर है, दूसरे केस के अंदर 5% प्रीमियम के ऊपर है और तीसरे केस के ऊपर 8% डिस्काउंट के ऊपर है। स्टूडेंट सेम उसी पैटर्न पे जैसे आपने कॉमन स्टॉक में एंट्रियां की थी, यहाँ पर भी वैसे ही एंट्री होगी कि बस फर्ज करें अगर आप इसको फेस वैल्यू के ऊपर इशू करते हो तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर दोगे और 15% प्रेफर्ड स्टॉक को आप क्रेडिट कर दोगे यहाँ पे। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो है अगर आप इसको प्रीमियम पे इशू करते हो तो जो है उसकी आप प्रीमियम अमाउंट को जो है आप उतनी अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे। अगर आप इसको डिस्काउंट पे इशू करोगे तो डिस्काउंट की उतनी फिगर को आप यहाँ पे डेबिट कर दोगे। बाकी एंट्री सेम वैसी ही रहेंगी जैसे आपने कॉमन स्टॉक के हवाले से की थी। ठीक है,
अच्छा स्टूडेंट, अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा एक इलस्ट्रेशन को भी देखते हैं। यहाँ पर इलस्ट्रेशन थोड़ा सा जो है ना, एक कह लें कि इसका विजन जो है वो थोड़ा, एक फॉन्ट साइज जो है वो थोड़ा स्मॉल है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको अपना कह लें कि कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, एक कंपनी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी कंपनी है, ठीक है, और उसके जो है शेयर जो है, एक शेयर की कॉमन स्टॉक का जो शेयर है उसकी वैल्यू है 10 रुपये, और जो 10% प्रेफर्ड स्टॉक है उसकी एक शेयर की कीमत है 50 रुपये। ठीक है, कॉमन स्टॉक के टोटल जो अथोराइज्ड उनका कैपिटल है वो है 5 लाख शेयर, और प्रेफर्ड स्टॉक है वो है 2 लाख शेयर। ठीक है, अच्छा अब कंपनी ने मुख्तलिफ डेट्स के अंदर कुछ शेयर्स जो हैं वो इशू किए हैं, जिसमें से कॉमन शेयर्स जो हैं ये देखें, यहाँ पर पहले 50,000 इशू किए, फिर उसके बाद 40,000 इशू किए, फिर उसके बाद 20,000 इशू किए। ठीक है, अच्छा जो 50,000 इशू किए थे वो उसने पार वैल्यू पे इशू किए, यानी कि 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में दे दिया। जो 40,000 इशू किए वो उसने प्रीमियम के ऊपर इशू किए हैं, यानी कि 10 रुपये का शेयर उसने 12 रुपये में दिया। और जो 20,000 कॉमन शेयर उसने इशू किए हैं वो उसने डिस्काउंट पे दिया, यानी कि 10 रुपये का शेयर उसने 9 रुपये में बेचा है। ठीक है, उसके बाद 40,000 शेयर जो हैं प्रेफर्ड जो स्टॉक है वो उसने 60 रुपये का बेचा है, यानी कि ये उसने प्रीमियम पे बेचा है। ठीक है, वैसे एक शेयर की कीमत कितनी है, 50 रुपये, तो उसने बेचा कितने का प्रेफर्ड स्टॉक जो है वो उसने 60 रुपये का एक शेयर बेचा है। ठीक है, 10 रुपये मुनाफे के ऊपर उसने बेचा है। ठीक है, फिर उसने 1 लाख शेयर जो हैं प्रेफर्ड स्टॉक के वो उसने एसेट के अंगेंस्ट में बेचे हैं, यानी कि उसने 60 लाख का जो एसेट था एक प्लांट और इक्विपमेंट का वैल्यू का, उसके बदले में जो है उसने 1 लाख अपने शेयर जो है वो बेचे हैं। तो यहाँ पर भी प्रीमियम के ऊपर वो बेच रहा है। वो कैसे कि यानी कि अगर 1 लाख शेयर जो है वो 50 रुपये के हिसाब से बेचता, तो फिर उसने समझ लें बेचने थे कितने के, 50 लाख के शेयर। ठीक है, तो उसने क्या किया कि 50 लाख शेयर दिए हैं, ठीक है, और एसेट कितने का लिया है, 60 लाख का, तो 10 लाख रुपए उसको मुनाफा हुआ है कंपनी को। तो इसका मतलब है कि 10 लाख रुपए जो है वो उसने प्रीमियम के ऊपर इस एसेट्स को बेचा है। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर अर्नड अ प्रॉफिट जो है उसने 9 लाख रुपए यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, और इसको क्लोजिंग बैलेंस जो है अकाउंट रिसीवेबल का वो 6 लाख रुपए यहाँ पे है, और इसी तरीके से इन्वेंट्री जो है वो 4 लाख की है। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद जो है यहाँ पर जो है डिक्लेयर्ड 10% डिविडेंड जो है वो भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है। सही है, डिक्लेयर्ड 10% डिविडेंड, ये वाला जो है। ठीक है, अब डिविडेंड क्या है, मुनाफा है। ठीक है, एंड 8% 10% डिविडेंड किसके ऊपर है, प्रेफर्ड स्टॉक के ऊपर, और 8% डिविडेंड है कॉमन स्टॉक के ऊपर। ठीक है, और इसी तरीके से जो अकाउंट रिसीवेबल जो है उसके आखिर में साल में वो कितना है, 1 लाख रुपया। ठीक है, उसके बाद उसने डिविडेंड जो पे किया है वो उसने पे कर दिया है उसको कॉमन शेयर होल्डर्स को और प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स को। अब हमने इसमें करना क्या है, वो कहता है जी पहले तो सबसे पहले इसकी जर्नल एंट्रियां पास करें, उसके बाद बैलेंस शीट बनाएं, उसके बाद पास नेसेसरी अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड जो पे किया गया है कॉमन स्टॉक के हवाले से और प्रेफर्ड स्टॉक के हवाले से, उसकी आप जो है वो नेसेसरी जो उसकी ट्रांजैक्शंस हैं वो भी पास करें आप। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जनरल एंट्रीज को देखते हैं। लेकिन ये सबसे पहले जनरल एंट्रीज उसने किस चीज़ की, वो जो उसने शेयर बेचे थे। ठीक है, कौन से शेयर बेचे थे, सबसे पहले ये जो 50,000 शेयर उसने बेचे थे, तो इसकी एंट्री क्या पास की, बैंक अकाउंट टू कॉमन स्टॉक कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया।
इसी तरीके से बाद में उसने 40,000 शेयर बेचे, उसकी भी आपने यहाँ पे एंट्री कर दी, और ये उसने बेचे थे प्रीमियम के ऊपर, ठीक है। प्रीमियम के ऊपर उसने शेयर बेचे थे। कितने का शेयर बेचा था? 40,000 शेयर उसने बेचे थे 12 रुपए के हिसाब से, यानी कि 10 रुपए का शेयर उसने 12 रुपए में बेचा था। तो जितना मुनाफा हुआ वो हमने प्रीमियम में डाल दिया, ठीक है। 2 रुपए यानी कि एक शेयर के हिसाब से। तो 40,000 को 2 रुपए के साथ जब ज़रब देंगे तो 80,000 रुपए यानी कि मुनाफा हुआ, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर जो डिस्काउंट है, बाद में उसने कितने शेयर बेचे थे? 20,000 उसने शेयर बेचे 9 रुपए के हिसाब से, ये जो है फिगर, ठीक है। तो 9 रुपए के हिसाब से उसको जो है वो नुकसान हुआ, ठीक है, 1 रुपए के हिसाब से। तो 20,000 को 1 रुपए से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 रुपए का नुकसान हुआ है। जितनी अमाउंट आपके पास 1,80,000 आया वो आपने डेबिट कर दिया, 20,000 नुकसान हुआ, और टोटल शेयर कितने के हमने दिए उसको? जो है 2 लाख के, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के अंदर प्रेफरेंस स्टॉक आ जाता है, जिसमें से उसने कितने का पहले बेचा है? जो प्रेफरेंस स्टॉक है वो हमने 40,000 जो शेयर हैं वो हमने 10% जो प्रेफर्ड स्टॉक है वो हमने 60 रुपए का बेचा है। तो 60 रुपए के हिसाब से उसमें सबसे पहले जो है 40 को 6 के साथ 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 लाख तो जो है ना हमारे पास टोटल अमाउंट आई है, ठीक है। जिसमें से जो टोटल हमारा जो कैपिटल था जो प्रेफर्ड स्टॉक का वो था 2 करोड़ का, सॉरी 20 लाख का, ठीक है। और उसके बाद 4 लाख जो है वो हमने यहाँ पर जो है वो प्रेफर्ड स्टॉक का प्रीमियम हमने इकट्ठा किया, हमारी इनकम हुई, प्रॉफिट हुआ एक तरह से, ठीक है। दूसरे नंबर पर हमने 1 लाख शेयर बेचे थे एसेट के बदले में, ठीक है ना, यानी कि 60 लाख का हमने प्लांट और इक्विपमेंट खरीदा, ठीक है। और ये जो है 60 लाख का हमने खरीदा और उसके बदले में हमने 50,000 रुपए के शेयर दिए उसको, और 10 लाख रुपए हमें इसमें से प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो एक हमने जो प्रॉफिट के ऊपर बेचा वो हमने यहाँ पे ले लिया। अब रिटेन्ड अर्निंग की हम क्या एंट्री पास कर रहे हैं? रिटेन्ड अर्निंग, पहले तो ये समझने कि ये रिटेन्ड अर्निंग होती क्या चीज़ है। स्टूडेंट, जो रिटेन्ड अर्निंग होती है वो बेसिकली जो आपको एक ग्रॉस प्रॉफिट होता है, डिविडेंड जिसको आप कह लें, डिविडेंड, या आपको जो एक प्रॉफिट होता है जब आपको कंपनी से सालाना या जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करते हैं, तो वो जो प्रॉफिट होता है उसमें से जब आप डिविडेंड पे कर देते हैं प्रेफर्ड स्टॉक वालों को भी, कॉमन स्टॉक होल्डर वालों को भी, फिर उसके बाद टैक्सेस भी पे कर देते हैं, फिर और भी कोई वाजिबात होते हैं जब वो भी आप पे कर देते हो, तो उसके बाद जो चीज़ बच जाती है उस चीज़ को हम कहते हैं कि वो आपकी रिटेन्ड अर्निंग होती है, ठीक है। उस चीज़ को हम फिर रिटेन्ड अर्निंग का नाम देते हैं, सही है। तो यहाँ पर रिटेन्ड अर्निंग क्या चीज़ है कि जो आपका खालिस आपके पास जो एक नेट इनकम जो बचती है उस चीज़ को हम नाम देते हैं रिटेन्ड अर्निंग का, ठीक है। उसके बाद जो है उस रिटेन्ड अर्निंग में से कितनी रिटेन्ड अर्निंग आपको जो है वो उसमें हुई कि जो आपकी जो है क्या नाम है जो प्रॉफिट के ऊपर, जो प्रेफर्ड स्टॉक के ऊपर आपको 7 लाख रुपए, और इसी तरीके से आपको जो डिविडेंड जो आपने पे किया वो है कॉमन शेयर के हवाले से जो है पेएबल जो है वो आपका 88%, यानी कि जो आपने उसके बाद जो प्रॉफिट उसमें दिया था ना 8% आपने दिया उसको कॉमन शेयर होल्डर को डिविडेंड पे किया, और 10% आपने प्रेफर्ड स्टॉक वालों को दिया। तो वो यहाँ पर जो है उसके हिसाब से हमने उनको लायबिलिटी इनकम के तौर पर हमने उनको शेयर कर दिया, पेएबल है, यानी कि इसकी हमने बाद में पेमेंट करनी है, ठीक है, ये जो है। अच्छा, अब इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से, ये देखें यहाँ पे कैलकुलेशन, अगर आपने इसकी कैलकुलेशन समझनी हो तो
सबसे पहले तो प्रेफर्ड स्टॉक के हवाले से देख लें। 40,000 शेयर हमारे एक थे, उसके बाद 1 लाख शेयर हमारे एक थे, तो टोटल शेयर हमारे 1,40,000 हमने शेयर टोटल इशू किए हैं। और वो कितने का एक शेयर था? वो 50 रुपए का एक शेयर था। और अगर हम 1,40,000 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 70 लाख रुपए टोटल फिगर आपकी बनती है। और इस 70 लाख का 10% अगर हम कैलकुलेट करें, जो हमने डिविडेंड जो है प्रेफर्ड स्टॉक को जो यहाँ पे ये जो हमने एंट्री में लिया हुआ है वो आपका 7 लाख रुपए बनता है। ठीक है। इसी तरीके से अगर हमने कॉमन स्टॉक की कैलकुलेशन करें तो कॉमन स्टॉक के हवाले से एक हमने 50,000 शेयर इशू किए, फिर 40,000 किए, फिर 20,000 किए। तो इस तरीके से टोटल हमने जो शेयर इशू किए वो 1,10,000 हमने शेयर इशू किए। ठीक है। 1,10,000 के जो शेयर्स थे उसको हमने 10 रुपए का एक शेयर था उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये टोटल 11 लाख रुपए की फिगर बन जाती है। उसका 8% हमने लोगों को डिविडेंड पे कर दिया, तो ये टोटल फिगर हमने जो लोगों को मुनाफे के तौर पर दिया है वो है 88,000 रुपए। ठीक है। अच्छा, अब हमने अगर इसकी बैलेंस शीट में शो करवाना हो तो ये जो कैश यहाँ पर फिगर लिया हुआ है ये वो तमाम कैश है ये जो यहाँ पर बैंक अकाउंट की शक्ल में हमने डेबिट किया हुआ है। हर जगह पर जो जो हमने यहाँ पे डेबिट किया हुआ है बैंक अकाउंट की शक्ल में, ये तमाम अमाउंट्स को जब आप जमा करेंगे तो ये आपका कैश अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से रिसीवेबल की फिगर भी दी हुई है, इन्वेंट्री की फिगर भी दी हुई है, और प्लांट और इक्विपमेंट जो भी हमने 60 लाख का उससे लिया वो भी आपको दिया हुआ है। ठीक है। और अगर आप लायबिलिटी साइड पर आ जाए तो अकाउंट पेबल की फिगर आपको उसमें दी हुई है। ठीक है। ये डिविडेंड जो अभी आपने 7,88,000 रुपए की जो पेमेंट करनी है, ठीक है ना, पेएबल है जो। फिर उसके बाद जो है कॉमन स्टॉक की जो टोटल इक्विटी वो 11 लाख रुपए, ये अभी आपने पीछे कैलकुलेट किया उसको। ठीक है। फिर उसके बाद जो है 70 लाख जो है आपका प्रेफर्ड स्टॉक है। ठीक है। ये उसके हवाले से है। और इसी तरीके से जो प्रीमियम की कैलकुलेशन है, यानी कि टोटल प्रीमियम जो कॉमन स्टॉक के ऊपर हमें हुआ था वो था 80,000 रुपये, और जो इसके ऊपर जो हमने डिस्काउंट कॉमन स्टॉक के ऊपर था वो था 20,000 रुपये। जब हमने इसमें से माइनस किया तो 60,000 रुपये हमारे पास रिमेनिंग बच गया, जो हमने यहाँ पर लायबिलिटी साइड पे ले लिया। ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि प्रीमियम जो प्रेफर्ड स्टॉक के ऊपर जो था वो था 14 लाख रुपए यहाँ पे हमारे पास आया। तो ठीक है, पीछे से जो प्रीमियम हमारे पास आ रहा है। फिर इसके बाद रिटेन्ड अर्निंग जो बच गई वो 1,12,000 बची। 1,12,000 कैसे है? ये जो यहाँ पर 9 लाख का और 7,88,000 रुपये का जो डिफरेंस है ना, ये 1,12,000 यहाँ पे आता है। तो इस तरीके से दोनों साइडें आपकी बैलेंस शीट की मुकम्मल हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो आपने डिविडेंड की जो पेमेंट करनी है, वो जो पीछे डिविडेंड था ना यहाँ पे, ये जो एक आपने यहाँ पर जो एक एंट्री की हुई है, इसकी पेमेंट की जो एंट्री है, जब हम इसको पेमेंट करेंगे तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये डेबिट हो जाएंगी और बैंक अकाउंट आपका यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। ये देखें, ये यहाँ पे दोनों डेबिट हो गए, प्रेफर्ड स्टॉक के वाले से कॉमन स्टॉक आपका और बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो गया। ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने समझा है कि हमारा जो है शेयर कैपिटल जो है उसको किस तरीके से वो होता क्या है, पहले तो हमने ये देखा। फिर उसके हवाले से हमने देखा कि मुख्तलिफ शक्लों में जो स्टॉक या शेयर कैपिटल होता है वो क्या होता है, उसको हमने समझा। फिर हमने उसकी वैल्यूएशन को देखा। फिर हमने उसकी क्लासिफिकेशन को समझा कि क्लासिफिकेशन में स्टॉक को किन क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है। जिसमें कॉमन शेयर्स आ जाते हैं या प्रेफरेंस शेयर आ जाते हैं। फिर हमने उनके बाद फर्दर जो है उनकी जो इशुएंस का जो एक पैटर्न है उसको हमने देखा कि अगर पार वैल्यू के ऊपर कॉमन या प्रेफर्ड स्टॉक हो तो वो कैसे हम उसको लिखेंगे, और अगर वो डिस्काउंट पर हो तो वो होगा कैसे होगा, और अगर वो प्रीमियम पे हो तो फिर वो कैसे होगा। ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा स्टूडेंट के एक अगर कुछ स्टॉक जो होता है उसको हम जो है उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं, और उसके बाद उसकी बैलेंस शीट में कैसे एंट्री होती है। फिर उसके बाद हमने ये देखा
कि बैलेंस शीट के साथ में अगर कोई फर्दर कोई एंट्रीज हो तो वो कैसे हों। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने कोशिश की है कि ये टॉपिक जो है हमारा, इसको जो है एक अच्छे तरीके से हम समझें। ठीक है, अभी ये टॉपिक जो है ये बहुत लेंथी है, लेकिन मेरी कोशिश यहाँ पर रही है कि ये इसको थोड़ा सा ब्रीफ लफ्ज़ों में मैं आपके साथ डिस्कस कर सकूँ। ठीक है, तो यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई चीज़ ना समझ में आई हो, कोई चीज़ डिस्कस करने वाली हो, तो वो मेरे से कर सकते हैं। ठीक है, बाकी फर्दर आप लोग भी स्टडी करें अपने तौर पर। अगर कोई फर्दर कोई ऐसी चीज़ जो एडवाइस या फीडबैक की शक्ल में हो तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।